आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष कौशिक साहब, वरिष्ठ यहाँ पे बंधु शर्मा जी, देवा जी, दीपक जी और मंच पे आसीन सब साथियों, आप यहाँ पे अमन सोसाइटी के सब बंधु साथियों यहाँ पे उपस्थित हैं। लोकेश भाटी जी के निवेदन पे हम यहाँ पे आए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सब आ गए। कौशिक साहब ने बहुत ही मुझे जिस तरह से शब्दों का प्रयोग किया, मुझे काफ़ी उत्साह तो लगता ही है। प्रवीण जी ने भी बहुत अच्छी तरह से संचालन किया। देखिए साथियों, कुछ बातें मैं यहाँ पे जो आपकी निकल के आई हैं उस पर मैं अपने विचार रखूँगा, क्योंकि काफ़ी मतलब मुझे प्रेरणा दी है कुछ बातों को यहाँ पे करने के लिए। तो आप सब भी सुनने के उत्सुक हैं, उन बातों को मैं आगे रखूँगा। पहले मैं शुरू करने से पहले मैं नारा लगाऊंगा, भारत माता की जय। आप दोनों हाथ उठा के बोलेंगे मेरे साथ। मैं भारत माता की, आप दोनों हाथ उठा के बोलेंगे जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों, प्रवीण भारती जी ने कहा, और यहाँ की सोसाइटी का जो नाम मैंने देखा तो यहीं पे विचार भी मुझे आया, अमन। अमन एक बहुत अपने आप में बहुत अच्छा शब्द है। उसके अंदर कई शब्दों को वो समाहित करता है। और आज अगर हम विश्व के परिदृश्य को देखें तो कई जगह पे अमन, सुख, शांति कहीं नहीं है। चाहे इजराइल हमास का युद्ध देख लें, यूक्रेन का वहाँ देख लें, चाइना के अंदर जिस तरह का अंतर। मैं तो 8 बार चाइना गया है, ऊपर से बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से जिस तरह से उन्होंने गरीबों को दबा रखा है, किसानों को दबा रखा है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को पूरी तरह जेल में अलगार, पूरा को जेल में उसमें बंद करके रखा हुआ है। तो ये अमन जो है, शब्द बहुत अच्छा है, सब चाहते हैं, लेकिन क्यों आया, क्यों आएगा और कैसे इसको हम सुरक्षित रखेंगे, इस पे मैं चर्चा थोड़ी सी एक बात संक्षिप्त सूत्रों के रूप में करूंगा। 2014 में आदरणीय मोदी जी का यहाँ पे भारत में उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुना। उसके पहले यहाँ पे आर्थिक विषय की बात आपने की, कौशिक जी ने सब करप्शन की भी बात आई। उसके पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन में मैं भी काफ़ी इन्वॉल्व था, जिस तरह से भ्रष्टाचार सब जगह था। भारत विश्व की फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में था। भ्रष्टाचार सब जगह फैला हुआ था, भाई भतीजावाद फैला हुआ था। विश्व में भारत की कोई छवि, मैं कितने 35 देशों में गया हूँ, अब तो सरकार की तरफ से भी 6-7 जगह देशों में गया हूँ। भारत को कोई इज्जत से देखता नहीं था, पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं थी। अफ्रीका भी की बात, अभी मैं रास्ते में आया तो अफ्रीका की बात हो रही थी, एक और जगह गया था, तो वहाँ ऐसे अफ्रीका जैसे देशों में भी भारत को कोई पूछ नहीं रहा था। उसके बाद 2014 में एक बदलाव आया, लोगों में स्वाभिमान जगा, देश के प्रति कुछ करने का जज्बा जगा, नेतृत्व में एक विजन के साथ काम किया। अभी बहन जी ने कहा, गीता जी ने, कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कई मंदिर 500 साल का हम सपना देखते थे। कल ही अपने आदरणीय दिनेश जी विश्व हिंदू परिषद के, वो उनके साथ मैं कार्यक्रम में था 21 सेक्टर की रामलीला में, तो उन्होंने कहा 4 लाख लोगों ने 500 साल के संघर्ष में राम जन्मभूमि के लिए बलिदान दिया। इतने बलिदान हुए, तो ये एक व्यवस्था, नेतृत्व बदलता है तो लोगों में स्वाभिमान बदलता है, सोच बदलती है, काम करने की शक्ति आती है, संकल्प आता है, और केवल देश में ही नहीं आता, पूरे विश्व में आ जाता है वो बदलाव। आज भारत की तरफ नजर से देखो तो अमेरिका का जो बिडेन राष्ट्रपति भारत से दोस्ती करने को के लिए आगे आ रहे हैं। यूरोप, अमेरिका, ये यूके, जापान, जर्मनी, ये सब भारत के साथ, इवन गल्फ कंट्रीज के लोग भी चाहते हैं कि हम भारत के साथ दोस्ती करें। 48 अफ्रीका के देश हैं। जिस तरह से अफ्रीका के जो राष्ट्रपति ने सबके सामने एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान में उनके चरणों को स्पर्श किया, 48 देश, और वह देश आज भारत की तरफ एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो यह करने से होता है।
एक और बात मैं कह के अपनी बात की भूमिका को ले जाके वर्तमान में लाना चाहता हूं प्रवीण जी, कौशिक साहब। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत के जो उस वक्त सत्ताधारी थे उन्होंने कहा था कि हम प्रजातंत्र को अपनाएंगे। गांधी जी का नेतृत्व था, सरदार पटेल का नेतृत्व था, उन्होंने सब राजाओं को एक साथ सम्मिलित किया और ये किया, और गांधी जी के नेतृत्व से एक दिशा के साथ हम आगे बढ़े। नेहरू जी का भी बहुत कंट्रीब्यूशन में मैं कम नहीं करता, जिस तरह से उन्होंने वो बनाए इंडस्ट्री, नए नए इंडस्ट्री PSUs लिए, डैम्स बनाए, ये सब के इंस्टीट्यूशन खड़े किए। तो प्रजातांत्रिक मूल्यों को अपनाया हम लोगों ने। अम्बेडकर साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हमारा संविधान बहुत अच्छा है। एटकिन उस समय अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि भारत ने प्रजातंत्र को अपना तो लिया है, लेकिन भारत में प्रजातंत्र लंबा नहीं चलेगा। क्यों? पार्लियामेंट में उनका स्टेटमेंट है, क्योंकि भारत में गरीबी है, भारत में भुखमरी है, भारत के अंदर जो वर्ड मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा ये है, भारत में प्रजातंत्र का एक्सपेरिमेंट असफल हो जाएगा। पाकिस्तान भी उस वक्त स्वतंत्र हुआ, आज उसका क्या हाल है? तो एक भारत में कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, है ना। तो यह जो बात है, ये बात है कि लोगों में एक जज्बा है काम करने का, जज्बा है, एक हमारी संस्कृति, हमारा विचार, हमारा इतने सालों का इतिहास, इन सब के कारण हमने पूरे विश्व की विचार को मतलब नेस्तानुभूत कर दिया। आज भारत अपने आप में इस स्थिति में खड़ा है कि 2047 में जब 100 वर्ष हमारे देश की स्वतंत्रता को होंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम विश्व का नेतृत्व करने के लिए खड़े होंगे। उसमें अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि मैं आर्थिक विषय देखता हूं पार्टी के। अगर भारत के प्रति कोई अमेरिका का और इंग्लैंड का और यूरोप का, जर्मनी का प्रेम नहीं हो गया, मोदी जी से प्रेम नहीं हो गया, भारत से प्रेम नहीं हो गया, उनको पता है कि आने वाले 1-2 दशक में जो आर्थिक उन्नति है विश्व की, वो भारत की तरफ बढ़ रही है। इंडिया विल बी द सेंटर फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन नेक्स्ट 2 डिकेड्स। इसके कारण उसमें वो भागीदारी करते हैं। तो हमें आर्थिक रूप से महाशक्ति भी बनना है, हमें विश्व का नेतृत्व भी करना है, अपनी सांस्कृतिक और धरोहर को संजो के रखना है। उसके माध्यम से हम आज हमारा ज्ञान है, नॉलेज इकोनॉमी की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डेलॉयट और ये सब बात कर रहे हैं, आप प्राध्यापक 2 लोग हैं। तो हमारी जो धरोहर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें नॉलेज, जो आयुर्वेद है, इन सब चीज़ों में योग है। पूरे विश्व में भारत की संस्कृति विरासत का डंका बोल रहा है। मैं ये बात प्रवीण जी कहना चाहता हूँ कि हम लोग, आपने कहा सामाजिक कार्यकर्ता है, यह सब काम क्यों हुआ, ये बदलाव क्यों हुआ? 2047 के बाद 1000 साल की गुलामी में भी हम गए। 1000 साल की, उसके पहले हमने गुलामी देखी, और उसके पहले भारत बहुत समृद्ध था। विश्व हमारा 26% हम ग्लोबल ट्रेड को हम कंट्रोल करते थे। कहीं ना कहीं हमने जो था विजन में, कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई। हमने अमन की भी हम चाहते हैं, हमने जो शक्ति की उपासना छोड़ दी, है ना। शंकराचार्य जी ने भी कहा था कि शक्ति की उपासना जो नहीं करेगा उसका विध्वंस होता है। हमने अमन अगर चाहते हैं तो हमें आर्थिक शक्ति बनना है, हमें सैन्य शक्ति भी लेना है। अभी मैं एक जगह बात कर रहा था, ये सब बातें मुझे इसलिए मन में आ गई, मैं एक्सटेम्पोर कि आप लोगों ने काफ़ी बातें की। एक जगह मैं कहा, एक जगह चर्चा हो रही थी सामाजिक, उनने कहा कि भाई एजुकेशन के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए, हेल्थ को के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, और या जो अगर लेकिन हमारे पास नालंदा इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, 6 महीने तक उसकी लाइब्रेरी में आग लगा दी, 6 महीने तक कहते हैं आग जलती रही उसमें। तो जब तक हमने शक्ति और उस चीज को भी साथ में ध्यान नहीं रखा, तो आज डिफेंस सेक्टर में हम प्रगति कर रहे हैं,
हम स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रगति करें। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है ना, वो है 360 डिग्री। आर्थिक रूप से समृद्ध भारत, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भारत, सैन्य रूप से समृद्ध भारत, टेक्नोलॉजी के रूप से समृद्ध भारत। यह सारा चीज़ों की भी आवश्यकता है, तब ये अमन शांति रहेगी। अगर इन चीज़ों को हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम माला जपने से ना अमन शांति आएगी, ना समृद्धि आएगी, ना बैठे हुए। तो अब ये सारी बातें पृष्ठभूमि के रूप से जो मैं कहने के बाद ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे, कई लोगों ने कहा कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये सारी चीजें क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि राजनीतिक रूप से हमारा नेतृत्व तो सही है। आपने एक बात कही थी, अगर हमारा नेतृत्व, मनमोहन सिंह जाते थे कोई पूछता नहीं था, बलूचिस्तान को, और उन्होंने तो कश्मीर को ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को दे दो, अमन चैन हो जाएगा यहाँ पे, अमन चैन। टाइम्स ऑफ इंडिया ने पूरा कैंपेन चला दिया, भारत में अमन के लिए, पाकिस्तान से शांति। आज शांति है, आज विश्व में उथल पुथल है, लेकिन भारत में अमन चैन शांति है। तो यह बात है, राजनीतिक नेतृत्व का बहुत महत्व है। कहीं ना कहीं जब भगवान राम का राज्य की बात करते हैं तो उन्होंने भी शक्ति की उपासना की थी, भगवान कृष्ण ने भी शक्ति को करा था। और असुरों का, अभी हम रामलीला देखते हैं, ये होता है दुर्गा थी। तो हमारे यहाँ शक्ति की पूजा, नेतृत्व की पूजा, जब भी हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य था, तो राजा अगर नेतृत्व सही होगा, तो चाहे सामाजिक नेतृत्व हो, राजनीतिक नेतृत्व हो, या किसी भी क्षेत्र का, तो नेतृत्व की बहुत आवश्यकता है बदलाव लाने के लिए। तो जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, जरूर करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजनीति हमारे हर पहलू को छूती है। आज कोई नीति बनती है, कोई कहता है कि पॉपुलेशन पॉलिसी बना दो, कोई कहता है कि 370 हटा दो। मतलब सत्ता के पास वर्तमान स्थिति में बहुत पावर है, और सत्ता का पावर सही व्यक्ति के हाथ में होना यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उस प्रजातंत्र में हर व्यक्ति का जागरूक रह के केवल वोट देना और 5 साल के लिए बैठ जाना, वो उससे नहीं होता। उससे सत्ता परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन से हम भी जुड़े हुए थे। अरविंद केजरीवाल का भी 19 तारीख को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार के ऊपर काफ़ी काम किया है। दिल्ली के अंदर जो फ्री बिजली का पूरा आप देखेंगे, गूगल डालेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह का भ्रष्टाचार करके जनता को बेवकूफ़ बना के फ्री बिजली का जो लाइबिलिटी है उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। 18,000 करोड़ की लाइबिलिटी क्रिएट कर दी है 3 कंपनी में, जिसका पेमेंट ना सरकार कर रही है ना जनता से ले रहे हैं। आने वाले समय में उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो सामाजिक कार्यकर्ता को भी राजनीतिक रूप से जागरूक रह के, सत्ता में कौन बैठा है, हमारा जनप्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, किसके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, वो सही काम कर रहा है कि नहीं, उसको हम क्वेश्चन कर सकते, उसको बार बार अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे तो जो दिल्ली का हाल हुआ है ऐसा हर क्षेत्र का हाल। तो जब राजनीति हमारे हर पहलू को छूती है, महिलाओं को सशक्तिकरण कैसे करना है, लॉ एंड ऑर्डर का उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किस तरह बदलाव कर दिया, कोई कानून थोड़ी बदला है, इम्प्लीमेंटेशन बदला है। भ्रष्टाचार को भी जो राष्ट्रपति मुर्मू जी ने अपना इस बार का जो इससे पहला सेशन हुआ था पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा था कि हमने पिछले 9 वर्ष में 29 लाख करोड़ की जन कल्याणकारी योजनाएं इस देश में लागू की है। और एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1 रुपया खर्च करते हैं तो मात्र 15 पैसा जनता के जेब में जाता है, 85 पैसा कहाँ जाता है, प्रधानमंत्री ने कहा। और उन्होंने, मुर्मू जी ने अपने भाषण में कहा, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने, कि 29 लाख करोड़ का 9 साल में एक भी पैसा कहीं 100% लोगों के खाते में गया। तो यह जो ये और अकाउंटेबिलिटी, जागरूकता, ये जानकारी, हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा, उसमें क्या गुण होने चाहिए, वो सही काम कर रहा है कि नहीं, इस चीज में जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। देखिए, प्रजातंत्र बहुत अच्छा है, जनता की भागीदारी बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी एक हर चीज की कॉस्ट होती है। आज आप आए, आप मेरी बात सुनने आए, लेकिन आप, किसी ने का कोई काम था, किसी का बिजनेस चल रहा होगा, दुकान होगा, किसी को घर में जाना, सब कॉस्ट है ना। ये भी तो, ये इतने लोगों का समय है, अगर ये कॉस्ट की हम वैल्यू नहीं समझें तो फिर क्या फायदा है। तो ये बात है कि मेरा ये कहना है
कि हमें प्रजातंत्र को जागरूक रखना, आगे देश को आगे बढ़ाने का, मोदी जी का और योगी जी का सपना आगे बढ़ाने का, वो देश को मजबूत विश्व गुरु के स्थान पे ले जाने का, उसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी रहती है। और प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि अमृत काल, ये 25 वर्ष देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो विश्व में ऐसी कई ताकतें हैं जो कि भारत को मजबूत नहीं देखना चाहती, कमजोर करना चाहती है। उन ताकतों का जो कोई कहता है सनातन धर्म को हम नष्ट कर देंगे, ऐसे हमारे देश के लोग हैं। पाकिस्तान और चीन के समर्थक हमारे देश का कई नेतृत्व है। तो यह चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और यह समय है 2000, आज हम जनसंपर्क के लिए आदरणीय नड्डा साहब ने क्या कहा है कि प्रदेश देश के नेतृत्व के जो लोग हैं सबको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नर्चर करनी है। अगर मैं गौतम बुद्ध नगर में रहता हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो मुझे यहाँ के लोगों की समस्याओं की जानकारी रहनी चाहिए, उनके लोगों के साथ संपर्क रहना चाहिए, उसके अंदर उनकी आकांक्षा अपेक्षाओं को जानते हुए सरकार की योजनाओं के अंदर समाहित करना चाहिए और सरकार की योजनाओं तक उन तक पहुँचने का काम करना चाहिए। तो अनेक तरीके के हमने पिछले सालों में यह इस तरह के इनिशिएटिव भी लिए। अब करप्शन वाला था, ये जब आप बात करें वो था, मैं जब गांव में 2014 से पहले गया था तो मैंने देखा 3 लाख लीटर यहाँ पे दूध का उपज होती है और उसमें मात्र उनको 28 से 30 रुपया दाम किसानों को मिलता था, और जो मार्केट में 50, 55, 60 रुपए में बीज का गड़बड़ हो जाता था। तो हमने कहा मिल्क कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू करा जाए। फिर ऐसे जलाधिकार फाउंडेशन से जल के, तो सामाजिक रूप से हम लोग जागरूक है, काम करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन राजनीतिक रूप से भी हमें पूरी तरह जागृत रहना चाहिए। और कम्युनिकेशन, कैसा व्यक्तित्व हो, कैसा प्रतिनिधित्व हो, कैसी पॉलिसीज हो, इन सब के लिए हमें जागरूकता से काम करना चाहिए। और अगर इस जागरूकता को हमने छोड़ दिया, फिर कई बार कई लोग कहते हैं कि भाई जिसको भी हम भारतीय जनता पार्टी के सब सपोर्टर हैं, काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनकी नीतियों के लिए काम करते हैं, लेकिन कई बार हम सोचते हैं किसी को भी दे दिया हम तो उसको देंगे। अभी समय है हमें जागरूकता से अपनी बात को मजबूती से रखना चाहिए। बाद में तो जो जिस नेतृत्व को हम मानते हैं वो जो कहेंगे डिसीजन लेंगे वो रहेंगे, लेकिन आज के समय में हम अपनी बात को पूरी तरह से रखें। इसके पार्टी ने बहुत, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई तरह के सोशल मीडिया में आजकल बहुत एक्टिवली काम करते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप से वो कहते हैं कि सब लोगों को जुड़ना चाहिए। एंड्रॉयड और ये फ़ोन है, उसमें आप सीधे डाउनलोड कर लीजिए नरेंद्र मोदी ऐप, उसको डाउनलोड करके उसमें कनेक्ट टू पीएम का पूरा एक आइकॉन है, वहाँ पे आप जाएंगे तो उसमें पीछे तो जनप्रतिनिधि का मूल्यांकन भी था 1 से 6 तक, और प्रदेश की जो सत्ता है उसका मूल्यांकन भी था, और सब लोगों का मूल्यांकन भी था। अभी वो थोड़ा रोका हुआ है, फिर से शुरू करेंगे, लेकिन कनेक्ट टू पीएम में हम अपनी बात रख सकते हैं, रखना भी चाहिए। आज हम जागरूक नहीं रहेंगे तो कई बार चीज़ों का अलग से ये हो जाता है। मैं एक एग्जांपल देके और अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि 2018 का कर्नाटक का इलेक्शन था। आदरणीय अमित शाह जी ने उस वक्त जीएसटी 2016 में लागू हुआ था, तो उन्होंने कहा कि कई लोग बोल रहे हैं जीएसटी के ऊपर बहुत सारी समस्या है, ये उदाहरण से आपके समझ आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि एक प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज, बैंकिंग सेक्टर और बिजनेस कम्युनिटी का एक प्रोग्राम करना है। मुझे कहा, मैं गया वहाँ पे कर्नाटक बेंगलोर में, मैंने कहा कि अमित शाह जी बात करना, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वीडियो भी है वो, तो वो उसमें वो बात करना चाहते हैं, आप लोग आइए। कई लोगों ने कहा भाई हम बिजनेस कम्युनिटी के, हमें क्या मतलब है। मैंने कहा जब जो नीति निर्धारक है, जो बात करना है, वो आपसे बात करने को तैयार है, आने को तैयार है, तब आप उनसे बात करने को नहीं चाहते। फिर जब नीतियाँ बन जाती है तो फिर आप लोग उसमें ऑब्जेक्ट मतलब कहते कि इसमें ये कमी है, वो कमी। मेरा ये कहना है कि जागरूकता रखें, अपनी बात को रखें, और ऐसे सारे बहुत सारे इशू, हम एक संकल्प पत्र भी बना रहे हैं आपके होम बायर्स के ऊपर, तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से काफ़ी काम कर रहा हूँ। इसमें केवल रजिस्ट्रेशन तो एक इशू है जिन लोगों का, वो तो बहुत नीति आयोग के ये जो अपने अमिताभ कांत जी, उनके साथ भी मेरा डिस्कशन हुआ है, हरदीप पुरी जी के साथ भी हुआ, वित्त मंत्री जी के इसके लिए एक सॉल्यूशन डेवलप करके हमें करना है, क्योंकि केवल रजिस्ट्रेशन एक इशू है, पोजेशन नहीं मिल रहा, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट चाहिए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद मेंटेनेंस की जैसे इन्होंने बात की है, और फिर
एसोसिएशन, मुझे तो लगता है कि गौतम बुद्ध नगर का एक बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट्स और RWA, इनका राजनीतिक रूप से कहीं भी सशक्तिकरण नहीं है। और महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जो पावर है ना उसको डिवॉल्व करना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। तो यहाँ अथॉरिटी के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, जिसमें AOA और RWA को कहीं राजनीतिक रूप से भागीदारी नहीं मिली। तो ये भी हमारे लिए मुद्दा एक तरीके से हम ले रहे हैं। होम बायस का तो सोल्यूशन करना ही है। और एक बात ये कहना है कि जब आंदोलन करते हैं हम लोग, कई लोग यहाँ पे बात होती है, पहले भी हमने बहुत सारे आंदोलन किए, जब तक आप वो किसी चीज़ का समाधान लेके, जब सत्ता में अगर हम मान गए कि सत्ताधारी निदान करने के लिए किसी समस्या के लिए तैयार है, तो अगर उनकी हमें उनकी यानी उनके एजेंडा पे विश्वास नहीं है, उनकी जो कमिटमेंट पे विश्वास नहीं, तब तो बात अलग है, तब तो आप एजुकेशन करें। लेकिन अगर लगता है कि उनकी एजेंडा मतलब उनका मानसिकता ठीक है सॉल्व करेंगे, तो हमें सॉल्यूशन पहले करना चाहिए। सॉल्यूशन लेने के बाद जन कल्याण वो जन जागरूकता करके उसके साथ लोगों को जोड़ना चाहिए, तो जरूर समस्या का समाधान होगा। तो इसलिए मेरा तो मैंने बहुत आंदोलन इस देश में किया। इमरजेंसी में मैं 3 महीने जेल में था सत्याग्रह करके प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिए। मुझे बहुत, मैं 13 साल का था, स्कूल 8वीं में पढ़ता था, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। मेरे पिताजी को, हमारे 3 ही परिवार में 3 ही लोग हैं, मैं अकेला बेटा हूँ। तो मेरी माता जी को तिहाड़ जेल में रखा, मेरे पिताजी को नागपुर जेल में रखा, और मैं चिल्ड्रन जेल में 3 महीने मैं रहा। तो हमने संघर्ष बहुत किए, एक किए, लेकिन संघर्ष के लिए सॉल्यूशन मैंने देखा है कि पहले सॉल्यूशन ले आओ। सॉल्यूशन लेके अगर नेतृत्व के पास आप जाओगे, उसकी आकांक्षा शायद ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन पे भी वर्कआउट करके ये करता हूँ। और मैं इस बात को भी मानता हूँ कि जो राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग हैं, उनको अपने क्षेत्र के साथ संपर्क के साथ रहना चाहिए, उनके साथ बात करना चाहिए। उनकी संवेदनशीलता एक बहुत बड़ा गुण है। संवेदनशीलता कैसे आएगी? किसी भी राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर संवेदनशीलता नहीं है, आज आप किसी दूसरे के दुख को, दर्द को देख के आप उसके साथ अपने आप को तादाद में नहीं कर सकते, तो आप उसकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। संवेदनशीलता आती है आपको लोगों की समस्याओं के साथ। तो मैं आप लोगों का बहुत आभारी भी हूँ, और मैं भाटी जी का, प्रवीण जी का, कौशिक साहब का, और सब लोगों का कि आप लोगों ने मेरी को यहाँ बुलाया, मेरे को बात करने का यहाँ पे आपने मौका भी दिया, आप लोगों की भी बात सुनी। बहुत सारी चीज़ों को हम आगे भी लेके जाएंगे, लेकिन मुझे यह कहना है कि 2024 के पहले आप लोग पूरी जागरूकता से अपनी बात को मजबूती से कहिए। कई लोगों को लगता है कि हमारी कौन सुनेगा। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी में ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम इलेक्शन के बाद इलेक्शन इसलिए जीत रहे हैं कि हम जनता की आकांक्षा, अपेक्षा और उनके विचारों को सुनते हैं, समाहित करते हैं, उसके अनुसार अपनी योजनाएं बनाते हैं, उसके अनुसार अपने स्टेप्स को भी चेंज करते हैं। तो नरेंद्र मोदी ऐप है, सरल ऐप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, ट्विटर है, फिर जो वो सारे हैं, इन सोशल मीडिया को आप सब पढ़े लिखे, और जरूरी नहीं है कि सड़क पे घूमने की। आज भारत में वो स्थिति नहीं है कि आप सड़क में घूम के वो करने की जरूरत है। एक भारत अब आकांक्षी भारत बन गया, भारत डेवलपमेंट के शिखर पे जाने के लिए बढ़ रहा है। तो ये टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। आप पढ़े लिखे लोग हैं, इन सारी चीज़ों को मुझे लगता है कि अवश्य हम यूज़ करेंगे, तो आपकी बात को भी लेंगे, और हम वैसे व्यक्तित्व और वैसे नेतृत्व को चुनेंगे, जैसा प्रवीण जी ने कहा कि संसद और इन चीज़ों में, असेंबली में वही नेतृत्व जाए जिनके साथ हम जुड़ सकें, जो हमारी बात को समझ सकें।